नमस्कार। एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है, क्या भारत में चुनाव वाकई निष्पक्ष होते हैं? आज हम इसी से जुड़े एक विश्लेषण की पड़ताल करने वाले हैं। ये विश्लेषण है बिहार के हालिया चुनावों का, और इसमें सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले दावे से करते हैं। स्रोत वीडियो में कहा गया है कि हाल ही में हुए बिहार चुनाव शायद भारतीय इतिहास के सबसे अनुचित चुनाव थे। मतलब ये बयान ही अपने आप में उन गंभीर आरोपों की जमीन तैयार कर देता है जिन्हें हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हमारा काम इन दावों को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ उस स्रोत वीडियो में जो 6 मुख्य आरोप लगाए गए हैं उन्हें बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे हैं ताकि पूरी तस्वीर समझी जा सके। तो ये पूरा विश्लेषण कैसे सामने रखा गया है? देखिए, इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले बात होगी वोटर्स को प्रभावित करने के तरीकों की, फिर हम देखेंगे वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को, इसके बाद मामला और गंभीर हो जाता है, सबूतों को मिटाने के दावे, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, खुद चुनाव आयोग जो कि एक तरह से चुनावी प्रक्रिया का रेफरी है, उसकी आज़ादी पर उठाए गए सवालों पर बात होगी। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो आते हैं पहले हिस्से पर। यहाँ आरोप ये है कि वोटिंग से ठीक पहले वोटर्स को सीधे सीधे प्रभावित करने की या कहें कि लुभाने की कोशिश हुई। तो इसके लिए पहला बड़ा सबूत क्या दिया गया है? वो है 10,000 रुपए की एक कैश ट्रांसफर स्कीम। आरोप यह है कि चुनाव के ठीक बीच में बिहार की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ये पैसे ट्रांसफर किए गए। अब देखिए, असली बात यहाँ से शुरू होती है। ये पैसे तब भेजे गए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था और आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी थी। और ये कोड कहता क्या है? यही कि जब चुनाव चल रहे हों तो सरकार कोई भी ऐसी नई स्कीम या घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर्स प्रभावित हों। ये तो सीधा सीधा नियम है। और यहीं पर चुनाव आयोग की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है। आरोप ये है कि आयोग ने दोहरे मापदंड अपनाए। अगर हम देखें तो पहले भी ऐसा हो चुका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में चुनाव के दौरान जब ऐसी स्कीमें आईं तो चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगा दी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ, इस योजना को चलने दिया गया। सवाल यही है कि ऐसा क्यों? अब इसी कड़ी में एक और आरोप है, ये जुड़ा है कुछ स्पेशल ट्रेनों से। दावा किया जा रहा है कि बाहर के राज्यों में काम कर रहे वोटर्स को वापस बिहार लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और इनका खर्च एक राजनीतिक पार्टी ने उठाया। अब कानून क्या कहता है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 साफ साफ कहता है कि वोटर्स को वोट डालने के लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्ट देना एक करप्ट प्रैक्टिस है, यानी एक भ्रष्ट चुनावी आचरण है। तो फिर सवाल वही है कि अगर ऐसा हो रहा था तो चुनाव आयोग, जो कि इन सब पर नजर रखने के लिए है, उसने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। यहाँ मामला वोटर्स को लुभाने से भी कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ तो सीधे सीधे वोटर लिस्ट की बुनियाद पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप ये है कि बिहार की जो फाइनल वोटर लिस्ट थी उसमें 14,35,000, जी हाँ 14 लाख से भी ज्यादा ऐसे नाम थे जो डुप्लीकेट हो सकते थे। अब जाहिर सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के पास तो डुप्लीकेट नाम पकड़ने के लिए अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो फिर ये नाम लिस्ट से हटाए क्यों नहीं गए? अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR। इसका काम होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, गलतियां सुधारना। और इस प्रक्रिया के तहत बिहार में 46 लाख से भी ज्यादा नाम, सोचिए 46 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने नाम हटाए गए, सवाल ये है कि किसके नाम हटाए गए। इस आरोप को समझने के लिए हमें 3 आंकड़ों को देखना होगा। पहला आंकड़ा, बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत है करीब 16.9%। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, स्रोत का विश्लेषण कहता है कि जितने भी नाम हटाए गए उनमें से 33% नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे। मतलब आबादी में हिस्सा है लगभग 17%, लेकिन हटाए गए नामों में हिस्सा है 33%, लगभग दोगुना। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये इसी फर्क को साफ साफ दिखाता है।
तो आरोप क्या है? आरोप ये है कि नाम हटाने की इस पूरी प्रक्रिया में एक खास समुदाय को डिस्प्रपोर्शनेटली, यानी उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा टारगेट किया गया। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? उनके वोट देने के अधिकार पर। चलिए, अब आते हैं तीसरे आरोप पर। और ये आरोप है सबूतों को ही गायब कर देने का। दावा ये है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई भी तो उसके जो सबसे पुख्ता सबूत हो सकते थे उन्हें जानबूझकर मिटा दिया गया। ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करे। लेकिन इसके ठीक बाद क्या होता है? सरकार नियमों में ही बदलाव कर देती है और सीसीटीवी फुटेज को चुनावी कागजात की श्रेणी से ही बाहर कर देती है। मतलब अब उसे मांगा ही नहीं जा सकता। और हद तो तब हो गई जब जून 2025 में खुद चुनाव आयोग एक नया नियम ले आया कि 45 दिन के बाद पोलिंग बूथ की सारी फुटेज डिलीट कर दी जाएगी। मतलब सबूत ही नहीं बचेगा। जब इस पर सवाल उठे तो चुनाव आयोग की तरफ से एक दलील दी गई कि क्या चुनाव आयोग को हमारी माताओं, बहनों, बेटियों और अन्य मतदाताओं के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए। मतलब प्राइवेसी या निजता का हवाला दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या निजता का ये तर्क चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा बड़ा हो सकता है? और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बुनियादी आरोप पर। ये आरोप किसी एक चुनाव या किसी एक नियम पर नहीं है। ये सीधा उस संस्था की आज़ादी पर है जिसके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, यानी भारत का चुनाव आयोग। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसकी जड़ बताई गई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हुए एक बड़े बदलाव में। देखिए, पहले क्या होता था? चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होते थे। एक तरह का बैलेंस था। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक केंद्रीय मंत्री को कमेटी में डाल दिया गया। अब जाहिर है, कमेटी में 3 में से 2 सदस्य सत्ता पक्ष के हो गए, तो आरोप यह है कि इससे सरकार का कंट्रोल बढ़ गया। और बात सिर्फ नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में और भी कई उदाहरण दिए गए हैं जो चुनाव आयोग के कथित तौर पर पक्षपाती होने का इशारा करते हैं। जैसे ये आरोप कि चुनाव की तारीखें इस तरह से तय की गईं कि एक पार्टी को फायदा हो, या फिर सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया लेकिन उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी बातें मिलकर एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। तो ये थे वो सारे मुख्य आरोप। वोटर्स को प्रभावित करने से लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, सबूत मिटाने और आखिर में खुद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल। इन सबको मिलाकर ही स्रोत ये दावा करता है कि बिहार के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो इस पूरी पड़ताल को हम किसी नतीजे पर ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण से निकल कर आता है कि अगर चुनाव कराने वाले नियम ही आसानी से बदले जा सकते हैं और जो संस्थाएं चुनावों की रखवाली के लिए बनी है, अगर उसी की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगें, तो फिर एक निष्पक्ष चुनाव के भविष्य का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।